बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आइकन्स प्रोग्राम के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान राना शाहिद और मेरे साथी मेज़बान अब्दुल वहीद आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं जिन शख्सियत की मुलाकात आपके साथ करवाने जा रहा हूँ वो उन्होंने इमरजेंसी मैनेजमेंट में बहुत काम किया है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बाज़ चीज़ों में उन्होंने इनोवेशन भी की है तो बेजा नहीं होगा। उनको सीओ मैगजीन जो है उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए और फिर उसके बाद 200 कंपनियों में से उनको हमारे दोस्त को स्टार्टअप एग्जेक्टिव ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया उन्हें। इसी तरह से उनकी जो कंपनी है और उनके जो स्किल्स है और उनकी जो महारत है उसको लिंक्डइन, जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड फेम प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इमरजेंसी मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस इनोवेशन पर उनको टॉप वॉइस में रखा, जो कि एक बहुत ही एजाज की बात है। और आज मैं उनका तारुफ आपसे और उनकी मुलाकात आपसे करवाने जा रहा हूँ और उनका नाम है राशिद खान। अस्सलाम वालेकुम राशिद खान, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आज हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया राना शाह साहब आपका और अब्दुल वहीद साहब का। Assalamu इतना alaikum. Thank you very much, Rashid Khan, for being here. थैंक यू सो मच। राशिद साहब, आपके इमरजेंसी मैनेजमेंट खुद बजाते खुद एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो वेस्ट में रहने वाले लोग हैं या कहीं भी रहने वाले लोग जो हैं वो इस लफ्ज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन ज़रा सा, चूँकि आपने एक प्रोफेशनल हैसियत में बताना है, तो हमारे नाजरीन और सामीन के लिए ये बताइएगा कि इमरजेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है, कितनी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की इमरजेंसी हो सकती है। सबसे पहले तो तारुफ के हिसाब से इमरजेंसी किसी भी ऐसी सिचुएशन का नाम है जिसका रिस्पांस आपको इमीडिएट चाहिए होता है। मतलब आपको फौरन उसके ऊपर रिस्पांस करना पड़े, उस चीज़ को इमरजेंसी कहते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, उसकी काफ़ी सारी शक्लें हैं। अगर आप फाइनेंस टर्म में देखें तो कई लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी से भी गुजरते हैं। लेकिन अगर जिस डेफिनेशन में हम इमरजेंसी को देखते हैं, हम ज़्यादातर बिल्डिंग इमरजेंसीज को देखते हैं और अभी किसी हद तक हम मेडिकल इमरजेंसीज को भी कवर कर रहे हैं। तो मेडिकल इमरजेंसीज में जैसे आपके कोड ब्लू वगैरह होते हैं, जिसके अंदर अचानक आपको किसी को ज़रूरत पड़ जाए, दिल का दौरा पड़ गया या स्ट्रोक हो गया, उसके लिए इमरजेंसी होती है। लेकिन बिल्डिंग में क्या हो सकता है, फायर्स हो सकती हैं, एक्टिव शूटर आ सकता है या आर्म्ड ऑफेंडर आ सकता है किसी बिल्डिंग में, तो वो भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा किसी को पर्सनल थ्रेट भी हो सकता है। मतलब आपको अचानक से कोई अगर आपकी तरफ आ जाए किसी हथियार के साथ, तो वो पर्सनल थ्रेट भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन है जिसके लिए आपको क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। इसी तरह बड़ी इमरजेंसीज में आप फ्लड्स देखते हैं, अर्थक्वेक देखते हैं, एक्टिव सिविल अनरेस्ट वगैरह देखते हैं बाहर जो रोड वगैरह के ऊपर होता है। लेकिन मेजर जो है वो फायर और इवैक्यूएशन एक बहुत मेजर जो है वो इमरजेंसीज कंसिडर की जाती हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। इसमें तो कोई राशिद शक खान, नहीं कि ये दोनों जो चीज़ें आपने बताई हैं, इमरजेंसी और डिजास्टर्स, तो दोनों सूरतों में एक इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, यानी फौरी रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका इदारा जो है, जो आपने कायम किया है इवैक्यूएशन, अपने नाम से यानी जाहिर है कि एक इमरजेंसी की सूरत हाल से किसी को निकालना या निकालने के इंतजामात करना या उसकी मैनेजमेंट करना, ये आपकी कंपनी करती है। तो आप इसके कौन कौन से एरिया से डील कर रहे हैं, या इवैक्यूएशन का मेन जो कोर बिजनेस है वो क्या है? अच्छा, मैं सिर्फ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि बल्कि पूरी दुनिया में यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि किसी भी इमरजेंसी में जो पहली चीज टूटती है वो कम्युनिकेशन है। हम्म। तो मवासलात का जो निज़ाम है सबसे पहले वो टूट जाता है। तो हमने क्या किया है, हमने उस नीश साइड को एड्रेस किया है। तो जो इवैक्यूएशन है वो असल में कम्युनिकेशन का सोल्यूशन है। इमरजेंसी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी डोमेन है जिसके अंदर आप मिटिगेशन, पहले आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, मिटिगेशन होती है, रिस्पॉन्स प्लानिंग होती है और उसके बाद रिकवरी की सिचुएशन होती है। इन चारों चीज़ों में हमारा एज एन इवैक्यूएशन, हमारा काम इमरजेंसी मैनेजमेंट में है कि हम कम्युनिकेशन को टूटने नहीं देते, कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है विद इन
इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, इमरजेंसी के इफेक्टीज, उनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन है उसकी हायरार्की को एक तो टूटने नहीं देते और ओवरऑल कम्युनिकेशन को बरकरार रखते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है इन स्पेशली इन डिजास्टर्स, क्योंकि डिजास्टर का मतलब है कि इमरजेंसी जो है वो एक लेवल से बाहर निकल गई है, तो वो बहुत बड़े स्केल पर चली गई है। एक आम इमरजेंसी जैसे एक फायर इमरजेंसी अगर वो अगर एक घर में हुई है तो एक इमरजेंसी है, लेकिन अगर पूरे इलाके में फायर फैल गई है तो इट कैन बिकम अ डिजास्टर, क्योंकि अब इसके बहुत से चीजें जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, एंड टू एंड कम्युनिकेशन का काम करते हैं बिटवीन इमरजेंसीज। तो ये सारे है स्टेक होल्डर्स के दरमियान में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि उनको सारे स्टेक होल्डर्स को इत्तला मिल जाए, उसको कम्युनिकेट हो जाए, और वो कम्युनिकेशन का लिंक ब्रेक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एरिया है जो आपने चुना है, और इससे बेशुमार लोगों की और जानें ज़ाय होने से बच सकती हैं, प्रॉपर्टी ज़ाय होने से बच सकती है, और जितनी अमलाक हैं इसमें इसमें आए वो भी उनसे यानी बचा जा सकता है, उसके नुकसान को इंतहाई कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बल्कि 2022 में मुझे यूनाइटेड नेशन जाने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के ऊपर बताया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में कम्युनिकेशन को किस तरह फ्लो में रखा जा सकता है। और अभी उस अर्ली वार्निंग सिस्टम की तकरीबन 180 ममालिक में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। तो आप वेरी गुड। छोटा सा काम भी करें, लेकिन अगर उसको नीश में जाके करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आपकी बात समझने लगते हैं, स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट वाली साइड पे। हमें हमें बड़ा फख्र है जी आपके ऊपर कि आपने माशाल्लाह आप इतने नीश एरिया पे काम कर रहे हैं और इतने अहम एरिया पे काम कर रहे हैं, और ये काम आपका दुनिया में भी फैल रहा है। बहुत शुक्रिया। जी जी राशिद खान साहब, आपने तकरीबन तमाम इमरजेंसीज का जिक्र किया। कमर्शियली और घरेलू सतह पर किस किस्म के इकदाम करने की जरूरत है ताकि हम इनसे बचा जा सके, या फिर अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह कोई इंसिडेंट हैपन होता है तो उसके जो खतरात हैं वो कम से कम हो सके, या नुकसानात हैं कम से कम हो सके? बहुत अच्छा सवाल है अब्दुल वहीद साहब। असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब हम अब जब इवैक्यूएशन का जर्नी हमने लिया तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें समझने में थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन वो ये था कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ये मालूमात ही नहीं है कि इमरजेंसी क्या होती है। तो पहले लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है हम लोगों ने कि आपको ये समझना चाहिए कि इमरजेंसी होती क्या है। मतलब अगर आग लग जाती है तो उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि आग लगी है तो लोग बाल्टियां लेकर उसे आग को बुझाने चल पड़ेंगे या कुछ इस तरह। तो ऑस्ट्रेलिया में तो क्योंकि अब डेवलप कंट्री है, लोगों को, बच्चों को बहुत छोटे लेवल से इस बात को समझाया जाता है। जैसे अब्दुल भाई साहब, आप भी अभी रिसेंटली मैंने देखा आपका, जिसमें आप ट्रैफिक की मैनेजमेंट के बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह इमरजेंसी मैनेजमेंट भी बहुत छोटे लेवल पर, स्कूल लेवल के ऊपर बच्चों को बताने की जरूरत है कि आग की सूरत हाल में क्या करना चाहिए, या अवेयरनेस। तो हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की सबसे पहले फ्रॉम इवैक्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि लोगों को पता चले कि इमरजेंसी है क्या। और जब लोगों को पता चलेगा कि इमरजेंसी क्या है तो तब आप उसकी प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब आप प्लान कर सकते हैं कि अगर आग लग जाए तो क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि आग लग सकती है और इससे एक इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। तो मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी है क्या, और फिर उसके बारे में सोचेंगे कि आप इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, हम प्रिपेयर्ड कैसे होंगे इस इमरजेंसी से बचने के लिए, इसके नुकसानात को कम करने के लिए। तो इस प्लानिंग का आपने जिक्र किया, गवर्नमेंट और मुतलका अथॉरिटीज और आवाम की कितनी किस किस की और कितनी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसमें तकरीबन सब स्टेक होल्डर हैं। जब मैं कम्युनिटी लेवल के ऊपर बात करता हूँ, या जब हमारे यहाँ पे बुश फायर वगैरह के मामलात हैं, वहाँ पे जब हम जाकर डिस्कशन वगैरह करते हैं तो सबकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिटी एज अ होल पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो आपको एक इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। मतलब सबकी सबको इकट्ठा करके एक फैसला नहीं ले सकते आप कि अच्छा हम सब क्या करेंगे मिलकर, और हर एक अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करता। तो हम अगर कहें कि सारा मलबा हम सिर्फ हुकूमत पर डाल दें कि हाँ भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने हमें लुक आफ्टर करना है, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती है। क्योंकि हुकूमत भी एक लेवल तक लोगों को बता सकती है कि आपने ये करना है या यहाँ पर जाना है, लेकिन एज अ कम्युनिटी लोगों को इकट्ठा होकर भी समझने की जरूरत है। तो हर स्टेक होल्डर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक अपनी जिम्मेदारी है, जिसमें उसको पता होना चाहिए कि हमें, हमारा इसमें ये हिस्सा है, हमें ये करना है अगर इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है। हुकूमत का काम है कि उस वो
अवेयरनेस क्रिएट की जाए या वो फिजा क्रिएट की जाए जिसके अंदर लोग जाके अपना ओपिनियन या अपना ख्याल जाहिर कर सकें कि मैं इस सिचुएशन में सेफ फील नहीं करता, तो फिर उसकी राय को भी वो अहमियत मिलेगी और फिर वो एक नया लाया अमल लेकर आएंगे कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है। तो मेरा ख्याल है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सब के सब इन्वॉल्व हैं। एजुकेशन हो गया, लोग हो गए, आम पब्लिक होगी, रिस्पांस के यूनिट्स हो गए, जैसे पाकिस्तान में 1122 है, यहाँ पे बहुत से इदारे हैं, SES है, फायर रेस्क्यू विक्टोरिया है, क्वींसलैंड फायर इमरजेंसीज है, मतलब हर स्टेट की एक अपनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं। और इसी तरह फिर गवर्नमेंट जो कि ओवरऑल एक गवर्नेंस प्रोवाइड करती है आपको सारे प्रोसेस के लिए। आपने जिक्र किया पाकिस्तान में जैसे नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी है, रेस्क्यू है, अगर हम कंपैरिजन करें डेवलप कंट्री का और पाकिस्तान की सोसाइटी का, तो क्या रेस्क्यू और दीगर अदारे अपना जो किरदार है वो अदा निभा रहे हैं? मतलब एक इंसिडेंट वाकया हो जाता है तब जाके उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। आप समझते हैं कि उससे पहले भी अवेयरनेस जिस तरीके से पैदा करने की जरूरत है वो दे रहे हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि NDMA मौजूद है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब उनके काम कर रही है, लेकिन अभी हमें रिस्पांस यूनिट भी मैच्योर होने की पोजीशन में है। जैसे हमारे 1122 अभी आहिस्ता आहिस्ता वो डिफरेंट किस्म की इमरजेंसी से गुजर रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि अच्छा इस इमरजेंसी में ये रिस्पॉन्स था। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स है अगर वो NDMA तक जाती है और NDMA ये कैपेसिटी बिल्डिंग करने में कामयाब हो जाती है कि हमें एक रिस्क असेसमेंट पार्टनर चाहिए जो जाकर पता करे कि इसकी असल वजह क्या थी। मतलब अगर बिल्डिंग में आग लगी तो बिल्डिंग में आग क्यों लगी, जब तक आपको इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का साइकिल पता नहीं चलेगा, फैक्ट फाइंडिंग नहीं होगी, तो असल जड़ तक आप नहीं पहुंच सकते। फिर एक तो ये मामला है कि आप पहले वो रिस्क असेसमेंट हो, उसके बाद आपको पता चले कि ये वजह थी, फिर उस वजह को निगेट करने के लिए पॉलिसी प्लानिंग होगी जो कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होती है, जिसमें एक कानून बनाया जा सकता है और उस कानून की फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये पूरा एक जर्नी है कि अगर बिल्डिंग के अंदर लेट्स से कि बिल्डिंग में आग लगी और उसके अंदर वायरिंग का निज़ाम ठीक नहीं था, तो फिर हमें कोई बिल्डिंग अथॉरिटी बनानी पड़ेगी या कोई ऐसे बिल्डिंग के कानून लागू करने पड़ेंगे बिल्डिंग डेवलपर्स के ऊपर कि वो जाके देखें कि वाकई बिल्डिंग में वायरिंग का निज़ाम क्यों खुला पड़ा था, तारें सारी नंगी सामने नजर क्यों आ रही हैं। तो उनको छुपाने के लिए या उनको प्रॉपर आइसोलेट करने का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो देखना पड़ेगा। तो इसका एक पूरा साइकिल है जो कि मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान उस साइकिल से गुजरेगा। अभी हम रिस्क मैनेजमेंट वाली साइड पे भी थोड़े से इमेच्योर हैं एज अ डेवलपिंग नेशन, बट वी विल गेट देयर इंशाल्लाह। राशिद खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है हमने थोड़े से वक्त में बड़ी मुफीद मालूमात आपने दी हैं, और हमें ये भी समझने में मदद दी है कि भाई इमरजेंसी क्या है, और इमरजेंसी में जो सबसे कलीदी हैसियत है जिस बात की, वो है कम्युनिकेशन। और उस इमरजेंसी में जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी उनके मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप में उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन एक बुनियादी हैसियत रखता है, जिसके ऊपर आपकी कंपनी भी काम कर रही है। और आपके काम को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, कमर्शियल प्लेटफॉर्म और जो UNO का जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए भी आपको सराहा गया। हमारी हमारी तरफ से भी कबूल करें आप, मुबारकबाद। और इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने बातें की हैं इससे किसी एक शख्स की जान भी अगर बचने में कामयाब होगी तो हम समझेंगे कि हमारा हक अदा हो गया। बेशक। मुझे और शुक्रिया, थैंक यू मेरे वेरी साथी मच। मेज़बान अब्दुल वहीद को इजाज़त दीजिए।